Now, okay, welcome students. We will go further the same topic. Okay, multipolarity and regionalism. Page number 7, lesson number 1, chapter number 1, the world after 1991. Now we'll continue the topic. Now China has increased its sphere of influence with ambitious economic projects such as One Belt, One Road and China-Pakistan Economic Corridor, and aims to create a sphere of influence in Central and East Asian region. चाइना वन बेल्ट वन रोड जो है, मैंने पहले भी कहा था कि वो पूरा यूरोप तक वो रोड बना रहा है. चाइना यानी वाया इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और यूरोप में वो रोड जाएगा और अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है. चाइना ने पाकिस्तान को तो ऐसे ही निगल लिया है. पाकिस्तान का जो ग्वादार पोर्ट है वो पूरा चाइना ने खरीद लिया है और चाइना ने पाकिस्तान को भी बहुत सारा कर्जा दिया है. अब पाकिस्तान चाइना के कर्जे के अंदर दब गया है. और श्रीलंका में भी हेम्बैंड डोटा करके एक टापू है, पोर्ट है, सॉरी टापू नहीं है, पोर्ट है. उसको भी उन्होंने कमर्शियल बेसिस पे श्रीलंका से भाड़े पे ले लिया है और उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया है. इस तरह से चाइना सेंट्रल और ईस्ट एशिया में ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव और अपनी ताकत दिखाना चाहता है. Furthermore, China is opening to Africa shows that their dream goes beyond neighboring country. अभी चाइना अफ्रीका में भी प्रवेश कर रहा है, इकोनॉमिकली भी. बराबर, चाइना के प्रोडक्ट्स जो है और कंपनियां जो है वो अफ्रीका में काम कर रही है. अफ्रीका में वो लोग अपने बिजनेस शुरू कर रहे हैं. अफ्रीका में डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हैं. अफ्रीका के देशों को लोग कर्जे दे रहे हैं और इस तरह से वो अफ्रीका को भी अपने इन्फ्लुएंस में, अपने प्रभाव में लाना चाहते हैं. Military China's ambition is building up its naval and air force power in order to back up its claims in South China Sea also. अभी देखो, मिलिट्रीली भी अभी चाइना ताकतवर बन रही है क्योंकि वो नेवल और एयरफोर्स, नेवी और अपने एयरफोर्स को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रही है नई नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से. एंड क्लेम इन साउथ चाइना सी, क्योंकि साउथ चाइना सी में जो छोटे छोटे आइलैंड हैं उनको वो हथियाना चाहती है, उनके ऊपर कब्जा जमाना चाहती है और इस तरह से चाइना जैसे पूरे दुनिया से पंगा लेना चाह रही है. नाउ रशिया हैज मेड सब्सटेंशियल प्रोग्रेस इन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन. रशिया में ऑयल और गैस बहुत ज़्यादा होता है, उसका प्रोडक्शन पहले नहीं था, आज बहुत नंबर 1 पे जा रही है. रशिया आज सऊदी अरेबिया जो सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, यानी पेट्रोल डीजल प्रोड्यूसर है, उसको आज टक्कर दे रही है. रशिया हैज इमर्ज एन एनर्जी सुपर पावर. आज रशिया कहेंगे तो एक एनर्जी सुपर पावर बन गई है. यानी क्या, उनके पास इतना ऑयल प्रोडक्शन और इतना गैस प्रोडक्शन हो रहा है कि अभी वो यूरोप को और बहुत सारे दुनिया के देशों को अपना ऑयल एंड गैस बेच रही है. इवन आपको मालूम रहेगा ONGC जो भारत की कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इन्होंने रशिया की बहुत सारी कंपनियों के साथ एक एग्रीमेंट किया है ऑयल और गैस खरीदने के लिए. नाउ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हैज रिन्यूड द सेंस ऑफ नेशनल प्राइड लीडिंग टू मिलिट्री असर्टिवनेस इन रीसेंट टाइम. अभी रशिया बहुत बड़ा अमीर देश नहीं है, लेकिन वहाँ अभी पैसा आ रहा है ऑयल की वजह से, गैस की वजह से देश में पैसा आ रहा है. तो लोगों में एक नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद बढ़ रहा है और वो अपनी मिलिट्री को पावरफुल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. रशिया कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एंड इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. रशिया भी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में अपना इन्फ्लुएंस, अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है और उन्होंने शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, कोऑपरेशन की स्थापना की थी. नाउ टुडे the Indo-Pacific region is gaining important economic growth in Asia, led by China and other countries like India and Japan. आज इंडो पैसिफिक रीजन है, उनका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है. जैसे चाइना है, उसके साथ साथ इंडिया है, जापान है. बराबर, यह इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हो गई है. इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक महासत्ता हम लोग बनने जा रहे हैं. नाउ कॉन्फ्लिक्ट्स इन साउथ चाइना सी. साउथ चाइना सी में
जो चाइना है वो छोटे छोटे देशों पर दादागिरी कर रहा है, जैसे ताइवान है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, उसके बाद इंडोनेशिया है। इन देशों के ऊपर जो ज़बरदस्ती कर रहा है कि वहाँ के जो छोटे छोटे आइलैंड है वो तुम्हारे नहीं बल्कि हमारे हैं। जैसे हमारे साथ इंडिया में हो रहा है, चाइना तिब्बत के ऊपर अपना हक जमा रहा है, वैसे ही वहाँ कर रहा है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ आसियान एंड अमेरिकन इंटरेस्ट इन द पैसिफिक रीजन हैज कंट्रीब्यूटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रीजन। और आसियान यानी एक्चुअली एशियन नहीं कहना चाहिए, बहुत सारे इसको स्पेलिंग बोलते हैं एशियन, वहाँ आय नहीं है, इसको हम लोग आसियान बोलते हैं, बराबर। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट की जो भी कंट्रीज है उनका एक एसोसिएशन है, उनका एक ग्रुप है, उसको बोलते हैं आसियान। एंड अमेरिकन इंटरेस्ट इन द पैसिफिक रीजन, अमेरिका का भी बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि वहाँ जो टापू है साउथ चाइना सी में, वो सामरिक दृष्टि से यानी नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, किसी भी देश के बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइना पे नज़र रखने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अमेरिका भी अपना वहाँ क्या बोलते हैं कि बहुत सारे एयरफोर्स और नेवी यानी जो सबमरीन बोलते हैं ना, वो वहाँ भेज रहे हैं। नाउ importance of the India is likely to play an important role in this region in the future. इंडिया भी आगे वहाँ सामरिक दृष्टि से यानी अपनी नेवी कभी न कभी भेजेगा, अपनी एयरफोर्स को वहाँ भेजेगा चाइना के ऊपर एक नज़र रखने के लिए, चाइना के ऊपर एक दबाव लाने के लिए। नाउ रीजनलिज्म इन द पोस्ट कोल्ड वॉर इरा। रीजनलिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट इशू इन इंटरनेशनल रिलेशन। रीजनलिज्म आज बहुत बढ़ गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इंटरनेशनल रिलेशन में। कंट्रीज कम टुगेदर टू आइदर क्रिएट और जॉइन सम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे देश एक साथ आते हैं, बराबर, क्योंकि वो रीजनल, जैसे आपने यूरोपियन यूनियन का नाम सुना रहेगा, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिर्फ यूरोपियन देश ही जुड़ सकते हैं, बाकी देशों को अलाउड नहीं है, केवल अमेरिका को भी अलाउड नहीं यूरोपियन यूनियन में, तो उसको बोलते हैं रीजनलिज्म। नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन में बी बेस्ड ऑन ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी। हमारे अभी सार्क है, सार्क यानी क्या, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना नहीं है, बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, मालदीव्स, ऐसे बहुत सारे देश है, म्यांमार यानी बर्मा, वो भी हमारे साथ है सार्क में, उसको बोलते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल कोऑपरेशन। नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन में बी बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी यानी हमारे आजू बाजू के देश हो, और ऑन कॉमन पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक एक्सेट्रा कंसर्न, कि उनकी कुछ कंसर्न्स रहते कि हम लोग मिलके एक दबाव ग्रुप, प्रेशर ग्रुप तैयार करेंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन ने एक साथ आके एक अपना इकोनॉमिक ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप तैयार किया है, बराबर, बड़े बड़े देशों के ऊपर एक प्रेशर, दबाव रखने के लिए, वैसे ही हर जगह हो रहा है दुनिया में। नाउ while geographic linkages are important, sometimes some functional and infrastructural issues become the basis of regional cooperation. This can be in areas like transport, communication, energy, health, etc. अभी रीजनल ग्रुप किसके लिए होते हैं, बल्कि सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज के लिए नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। जैसे इंडिया क्या करती है, सार्क में जो छोटे छोटे गरीब देश है, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान को तो नहीं हम लोग हेल्प करते, लेकिन बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, नेपाल है, इनको, भूटान है, इनको हम लोग मदद करते हैं, बर्मा, म्यांमार, इनको हम लोग मदद करते हैं उनके यहाँ रोड बनाने के लिए, या बहुत सारी चीज़ें जैसे डैम है, इलेक्ट्रिसिटी है, बराबर, इसके लिए हम लोग उनको मदद करते हैं। कम्युनिकेशन, एनर्जी, हेल्थ में, सेहत संबंधी मदद करने के लिए भी हम लोग बहुत सारी आगे बढ़ते हैं। Now the process of regionalism usually begins with a political dialogue among the participants. रीजनलिज्म जो है वो कैसे बढ़ा, तो पॉलिटिकल डायलॉग अमंग द पार्टिसिपेंट, जो भी उस देश में शरीक है, शामिल है, तो उनमें कुछ बातचीत होती है, मिलना जुलना होता है, और फिर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल कोऑपरेशन बढ़ जाता है। सिमिलर आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और इकोनॉमिक कंसर्न में हेल्प द प्रोसेस ऑफ डायलॉग। सच ए डायलॉग में लीड टू द क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और ये होना चाहिए, अच्छा है।
इसमें एक देश या एक रीजन दूसरे रीजन को हेल्प करता है, एक देश दूसरे जो कमज़ोर देश है, गरीब देश है, अंडर डेवलप या डेवलपिंग स्टेज में है, या क्या बोलते हैं उसको कि नॉट अनडेवलप है, उनको हम लोग मदद करते हैं। जैसे इंडिया अफ्रीका के भी बहुत सारे देशों को मदद करते हैं। अब चाइना भी वही कर रहा है, लेकिन चाइना के जो इरादे वो बुरे हैं। नाउ in the 1940s and 1950s, regionalism in East and Africa focused on political dialogue between the country. 1940 और 1950 में रीजनलिज्म तभी से शुरू हुआ था एशिया और अफ्रीका में, तभी सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग के लिए, यानी पॉलिटिक्स के लिए कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में हमारा स्थान ऊंचा होना चाहिए, इसके लिए हम लोग सब एक साथ आएंगे, इसके लिए सिर्फ चलता था रीजनलिज्म। इन यूरोप द फोकस वॉज ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यूरोप में भी रीजनलिज्म आ गया, जैसे ईयू की स्थापना हुई यूरोपियन यूनियन की। फॉर एग्जाम्पल यूरोप क्रिएटेड द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना की गई 1951 में। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC 1957 में, फिर यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यूरेटॉम 1958 में। अभी इसकी ये जो अलग अलग जो कम्युनिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप में, वो अभी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है यूरोपियन यूनियन। अभी यूरोपियन यूनियन का बोलबाला है, और जो यूरोपियन यूनियन में देश है उनको बहुत सारा फ़ायदा भी होता है। जैसे कोई गरीब देश है, जैसे पोर्तुगाल यूरोप में गरीब जाना जाता है, ग्रीस भी गरीब है, तो उनको बड़े अमीर देश है जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, वो कम ब्याज के ऊपर मदद करते हैं, कर्जा देते हैं। तो इसलिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी भी है। इससे उस रीजन का फ़ायदा होता है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। In 1960, the concept of regional cooperation spread of Asian Association of Southeast Asian Nation was created in 1967.